मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। काव्य संकलन के कवि आज हम बात करेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ब्रजभाषा की अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य में गहरी आस्था थी इनको प्राचीन भाषाओं का भी ज्ञान था तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी गति थी। भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ एवं प्रमुख स्थानों का इन्होंने भ्रमण भी किया था। आधुनिक चेतना की यथासंभव उपेक्षा करते हुए मध्ययुगीन मनोवृत्ति में आकंठ मग्न होकर काव्य साधना में तल्लीन कवियों में से एक जगन्नाथ दास रत्नाकर अपनी मध्ययुगीन प्रवृत्ति के अनुरूप मध्ययुगीन वातावरण भी खोज लिया था। मध्ययुगीन काव्य राजाश्रय में संपादित हुआ था और रत्नाकर जी ने पहले आवागढ़ के महाराज और फिर अयोध्या नरेश के साथ रहकर अपने लिए उपयुक्त वातावरण भी खोज लिया था। रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा में युगीन प्रभाव तथा आधुनिकता का भी कुछ संस्पर्श है और वह समकालीन कवियों अयोध्या सिंह हरिऔध जी तथा मैथिली शरण गुप्त की भांति महाकाव्य की रचना में दृष्टिगत होता है। इन्हीं कवियों की भांति रत्नाकर जी ने अपने कथा काव्यों में कवियों की भांति केवल भावुकता का ही प्रदर्शन नहीं किया, अपितु व्यापक सहृदयता का भी परिचय दिया है। ठीक है, अब हम इनका वो देख लेंगे जीवन परिचय। रत्नाकर जी का जन्म काशी में सन 1866 ईस्वी को एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह का नाम तुलाराम था, पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके ये मित्र थे। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बीए LLB करने के बाद MA फारसी से इन्होंने किया था कि पढ़ाई माताजी के निधन के बाद जो पूरी नहीं हो सकी थी। 1900 ईस्वी में आवागढ़ के खजाने के निरीक्षक, 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव बने। राजदरबार से संबंध होने के कारण इनका रहन सहन सामंती था। 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात महारानी के ये निजी सचिव बन गए। ठीक है, अब साहित्य का उदाहरण देखेंगे। विद्यार्थी काल से ही ये उर्दू, फारसी में कविता लिखते थे, लेकिन कालांतर में ब्रज भाषा में वो रचनाएं करने लगे थे। साहित्य सुधा निधि और सरस्वती का संपादन, रसिक मंडल का संचालन तथा काशी नागरी प्रचारण सभा की स्थापना एवं विकास में योगदान दिया था। ठीक है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति भी बनाए गए थे। हरिद्वार में 21 जून 1932 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। हिंदी माँ को अपना रत्नाकर फिर कभी नहीं मिला। रत्नाकर जी की काव्य साधना काव्य के सभी गुणों से ओतप्रोत है। इन्होंने सूरदास से माधुर्य भावना, तुलसीदास से प्रबंध पद्धति और सिंगारी कवियों से मुक्तक शैली ग्रहण करके अपने काव्य में इन सब का समन्वय किया है। इन्होंने अपने काव्य का विषय पौराणिक कथाओं एवं घटनाओं को बनाया है, फिर भी उनमें सूर्य एवं तुलसी की अपेक्षा नवीनता है। इन्होंने भक्तिकालीन भावनाओं को रीतिकालीन अलंकारमय पद्धति में अभिव्यंजित किया है। इन्हें कला पक्ष के क्षेत्र में जितनी सफलता प्राप्त हुई है, उतनी भाव पक्ष में शब्द की दोनों शक्तियों, लक्षणा और व्यंजना के बल पर इन्होंने भाव और भाषा का अपूर्व समन्वय किया है। और इनकी कृतियां हम देख लेंगे। रत्नाकर जी के गौरव ग्रंथों में उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और रत्नाष्टक आदि में यह अलंकारिक शोभा और भी स्वच्छंद रूप से दृष्टिगत होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे भाषा इनकी। अब हम देखेंगे और शैली। भाषा इनकी प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा है और शैली इनकी चित्रण, अलंकारिक और चमत्कारिक है। साहित्य में स्थान हम देखेंगे। आज हिंदी संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिसे यह ज्ञात न हो कि महाकवि रत्नाकर ब्रज भाषा के परम प्रेमी और मर्मज्ञ थे। ब्रज भाषा के लिए ये बहुत समय तक ब्रज में रहे और ब्रज भाषा के साहित्य का इन्होंने आद्योपांत अध्ययन भी किया था। ठीक है, अब वो इनके लिए कहा भी गया है, ब्रज भाषा को साहित्योचित एक रूपता देने का जो कार्य आचार्य केशव के द्वारा उठाया गया था तथा महाकवि बिहारी लाल के द्वारा आगे बढ़ाया जाकर कविवर घनानंद
दादी के द्वारा प्रौढ़ किया गया, वहीं बाद में रत्नाकर जी के द्वारा पूर्ण किया गया। अर्थात रत्नाकर जी ने ब्रज भाषा को वह निश्चित एक रूपता दी है जो साहित्यिक भाषा के लिए अनिवार्य ठहरती है। भाषा की सफाई, छंद की शुद्धता, अलंकार की छटा, नई नई अनूठी उक्तियां ही रत्नाकर जी के महाकवित्व को प्रदर्शित करती है। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदा के लिए अमर रहेगा। तो ये तो थे रत्नाकर जी। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।